इस सजे समरे कमरे में अब मनीषा अकेली थी। लड़कियों महिलाओं का झुंड उससे हंसी चुहल करके जा चुका था। चेहरे पर चिपकी इस सौम्य शर्मीली मुस्कान को उतार कर वह अब सहज हो सकती थी। मनीषा ने एक लंबी सांस ली और पलंग की पुश्त से टेक लगाकर पांव सीधे कर लिए। क्या तमाम उम्र मुझे इसी अभिनय के साथ जीना होगा, उसने सोचा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब इससे आगे। मनीषा सिहर उठी। कैसे झेलेगी उस व्यक्ति को जिसे उसका दिल दिमाग दोनों ही अपना मानने के लिए तैयार नहीं थे। दिल जिसमें अमर की तस्वीर थी और दिमाग जो दुख और हताशा से भरा हुआ था। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला माँ बाप की मर्जी से करना पड़ा था और शेष जीवन उस व्यक्ति के अनुसार जीना था जो जिसे उसकी आत्मा तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। मनीषा को शादी के पहले के वो दिन याद आ गए जब उसने इस विवाह से इनकार किया था। माँ की सिसकियाँ और पापा का फुफकारता स्वर। वो अमर का नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने रिश्ता तोड़ लेने तक की धमकी दी थी। मनीषा इसके लिए भी तैयार थी, लेकिन माँ के हार्ट अटैक ने सब कुछ गड़बड़ा दिया। माँ की मृत्यु का बोझ लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की ताकत उसमें नहीं थी और अब वह यहाँ इस सुगंधित कमरे में फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी थी। मनीषा की आंखें भर आईं। कितने सुंदर जीवन की कल्पना थी मेरी अमर के साथ अपने जीवन की, सब नष्ट हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने संतान होने का कर्तव्य निभाना था, माँ के जन्म देने का और पापा के पालन पोषण का कर्ज उतारना था। अचानक मनीषा के मन में गुस्से की एक लहर सी उठी। मैंने तो अपना कर्ज उतार दिया, उन लोगों ने क्या किया? अपना कर्ज वसूल कर लिया। क्या मेरी ज़िंदगी पर मेरा अधिकार नहीं था? मैं क्यों विवश हूँ उनके फैसले को स्वीकार करने के लिए? नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। मुझे उनके लिए जो करना था वो मैं कर चुकी। अब मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगी, लेकिन क्या और कैसे? अचानक मनीषा को याद आई, उसने उड़ती उड़ती एक खबर सुनी थी कि जिस लड़के से उसका विवाह हुआ था वह किसी क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ ने एक विधर्मी को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया था और उसे भी अपनी विधवा माँ की इकलौती संतान होने का दंड भोगना पड़ा था। और मनीषा ने एक फैसला कर लिया, एक गंभीर फैसला। जिस वक्त राकेश कमरे में आया, मनीषा ज़मीन पर बिछी चादर पर अपनी बाँह आंखों पर रखे लेटी हुई थी, अपने विचारों में डूबी। उसे राकेश के आने का पता नहीं चला। उसे ऐसे ज़मीन पर लेटा देख राकेश आश्चर्य से भर उठा। वो समझ में नहीं आने की स्थिति में उसने आहिस्ता से पुकारा, मनीषा। मनीषा हड़बड़ाकर उठ बैठी। राकेश का विस्मय और गहरा हो गया। उसे देखकर नई दुल्हन की आंखें संकोच से झुक जरूर गईं, लेकिन संकोच में लाज की झलक नहीं थी। क्या बात है, ज़मीन पर क्यों सोई हैं? उसका आश्चर्य उसके स्वर में झलक रहा था। यूं ही दबे कंठ से हल्का सा उत्तर आया। तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने थोड़ी चिंता से पूछा। ठीक है। मनीषा की पलकें अब भी झुकी हुई थीं। फिर क्या बात है? उत्तर में मनीषा ने अपनी सूनी आंखें पल भर के लिए राकेश के चेहरे पर टिकाकर झुका लीं। राकेश ने उन सूनी आंखों का अर्थ समझा। वह वहीं चादर के कोने पर बैठ गया। कुछ कहना चाहती हैं? उसने आहिस्ता से पूछा। जी, कुछ कहना तो चाहती थी, मनीषा ने झिझकते हुए कहा। तो फिर कहिए ना, उसने आग्रहपूर्वक कहा। लेकिन मनीषा एक बारगी कुछ नहीं कह सकी। सर झुकाए वह चादर के कोने को मोड़ती खेलती रही। कहिए ना, क्या कह रही थी? उसे चुप देखकर राकेश ने कोमल स्वर में कहा। स्वर की कोमलता ने शायद मनीषा को थोड़ा आश्वस्त किया। आप शायद किसी लड़की से प्यार करते थे? मनीषा ने पूछा। कोमलता से ही पूछा था, लेकिन राकेश ने जैसे गरम सलाख छू ली थी। उसका चेहरा विवर्ण हो गया। मनीषा उसकी फटी फटी आंखों से थोड़ा घबरा गई। उसे उसकी इस प्रतिक्रिया की आशा नहीं थी। वह कुछ कहने के लिए सोचने लगी, लेकिन राकेश ने एक क्षण के बाद ही अपने को स्थिर कर लिया। वह मेरा बीता हुआ कल था। उसका स्वर शांत था। आपको उसके लिए चिंतित होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारे जीवन पर उसकी छाया भी नहीं पड़ेगी। मैं उसे भूल चुका हूँ, उसने दृढ़ता से कहा।
आपको उसे भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार मनीषा का स्वर दृढ़ था। आप कहना क्या चाहती हैं? उसके स्वर की कठिनता मनीषा को चुप करा गई। कुछ पल जैसे हिम्मत बटोरने में लग गए। आप अब भी अपनी इच्छा से जी सकते हैं, वह एक ही सांस में कह गई। क्या? आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कुछ नहीं समझ पाया, राकेश ने कुछ आश्चर्य से और कुछ उलझन से पूछा। मनीषा पलंग के पाए से टिककर बैठ गई। जो कुछ वह कहने जा रही थी उसके लिए एक पुख्ता सहारे की आवश्यकता तो पड़नी ही थी। इस विवाह की इच्छा मुझे नहीं थी, उसने राकेश की आंखों में देखते हुए कहा। मैंने किसी और को इस रूप में देखना चाहा था, लेकिन बहुत बार हम अपने फैसले अपने लिए नहीं कर पाते। मैंने अपनी बेटी होने का फ़र्ज़ पूरा किया, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि फ़र्ज़ के नाम पर मेरी पूरी ज़िंदगी एक घुटन में तब्दील होकर रह जाए। वह चुप होकर राकेश का मुंह देखने लगी। आप क्या कहना चाहती हैं? राकेश ने गंभीरता से पूछा। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी अपने अपने ढंग से जिएं। यह घुटन मेरे अकेले की ही तो नहीं होगी, आपके साथ भी तो ऐसा ही कुछ गुजरा है। क्या हम तमाम उम्र एक दूसरे में किसी और को नहीं ढूंढते रहेंगे? मनीषा ने कहा और उत्तर के लिए राकेश को देखने लगी। राकेश के मुंह से एक सांस निकल गई। कुछ देर सर झुकाए रहने के बाद उसने आहिस्ता से पूछा, आप क्या चाहती हैं? तलाक? हाँ, लेकिन अभी नहीं। हमने अपने परिवार वालों के लिए ये सब किया है, इसलिए उनकी खुशी के लिए कुछ दिनों तक हम उनके और समाज के आगे पति पत्नी की भूमिका निभाते रहेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देंगे। ऐसा कब तक? जब तक परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे, राकेश ने कहा। दोनों चुप हो गए। जो कुछ कहना था वह कहा जा चुका था और अब कुछ कहने के लिए था नहीं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपकी, मनीषा ने थोड़ी देर के बाद कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राकेश ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा। आपने जो कुछ कहा है उसमें मेरा भी स्वार्थ है, इसलिए इसमें कृतज्ञता की कोई बात नहीं है। बात और थी, मनीषा ने दबे कंठ से कहा। कहिए, राकेश ने सहजता से कहा। आपको पता होगा, शादी से पहले मैं नौकरी कर रही थी। हाँ, आपके पद ओहदे के अनुकूल नहीं होने के कारण पापा ने उसे छोड़ने के लिए कह दिया था, मनीषा ने कहा। राकेश ने उसके आगे बोलने की प्रतीक्षा की। मैंने उसे छोड़ा नहीं था, मनीषा ने उसे आशा से देखते हुए कहा। अब उसे फिर से करना चाहती है, राकेश ने मुस्कुराकर कहा। जी, नौकरी के लिए तो मैं ऐसे भी मना नहीं करता, और अब की परिस्थिति में तो बिल्कुल नहीं। जब चाहे शुरू कर सकती हैं, राकेश ने कहा तो मनीषा उसे कृतज्ञ दृष्टि से देखती रही। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर राकेश ने कहा, अब आप पलंग पर जाकर आराम कीजिए, थकी हुई होंगी, रात भी काफ़ी हो चुकी है। आप पलंग पर जाकर आराम कीजिए, मैं इसी चादर पर सो लूँगी। मनीषा के स्वर में संकोच फिर चला आया था, लेकिन राकेश हल्के से हंस पड़ा। इसके पहले ज़मीन पर सोई हैं कभी? मनीषा सिर झुकाए चुप रही। जाइए, जाकर सो जाइए, संकोच की कोई बात नहीं है, आप ऐसे नहीं सो सकेंगी, राकेश ने कहा। और राकेश पलंग पर से तकिया उठाकर नीचे बिछी चादर पर रखने लगा तो मनीषा को विवश होकर उठना पड़ा, और पलंग पर लेटी मनीषा आंखों पर भार रखकर सोने की कोशिश करते राकेश को देखती रही, सोचती रही उसके उदार, आज़ाद और कोमल व्यक्तित्व को। मनीषा और राकेश की ज़िंदगी चल पड़ी। शादी के एक सप्ताह के बाद मनीषा अपने ऑफिस के लिए निकली। लगभग 1 महीने के बाद अमर से मिलने की खुशी उसे जैसे हवा में उड़ाए लिए जा रही थी। को आश्चर्यचकित करने की इच्छा से उसने अमर को अपने ऑफिस ज्वाइन करने के विषय में कुछ नहीं बताया था। उसे देखने के बाद अमर की प्रतिक्रिया की कल्पना उसके मन में हजारों सपने जगा रही थी। ऑफिस में लंच ब्रेक का समय आज हर दिन से ज़्यादा लंबा हो रहा था। सहकर्मियों की बधाइयों और हल्के फुल्के हंसी मजाक के बीच मनीषा सारे समय अमर के फ्लोर पर जाकर उसके सामने खड़े हो जाने की इच्छा से लड़ती रही। उसे पता था ये ठीक नहीं होगा। किसी तरह लंच का समय हुआ और मनीषा कैंटीन की ओर चली।
प्रकट रूप से वह अपनी महिला सहकर्मियों से सहज ढंग से बातें करती चल रही थी, लेकिन उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे पूरा विश्वास था अमर उसी जगह बैठा होगा जहाँ वह उसके साथ बैठा करता था, और सच ही अमर उसी कोने में बैठा हुआ था, अकेला, टेबल पर रखे लंच से बेखबर, सामने की खाली कुर्सी को सूनी निगाहों से देखता हुआ। मनीषा की आंखें भर आईं, उसके कलेजे को कुछ मत सा गया, एक साथ खुशी और दुख दोनों शायद। उसका मन अमर के लिए अभिमान से भर आया। उसने अपनी सहेलियों से माफ़ी मांगकर वह अमर की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर पुते आश्चर्य पर उसने ध्यान नहीं दिया। ऐसे भी कुछ दिनों के बाद तो सब कुछ पहले जैसा ही होने वाला था। वह धीरे से अमर के सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम? अमर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने, मनीषा उसके आश्चर्य का आनंद लेती हुई मुस्कुराकर बोली। मुझसे मिलने? यहाँ ऑफिस में? अमर अभी भी हतप्रभ था। हाँ, क्यों? यहीं तो मिलते थे हम, मनीषा कुर्सी पर बैठती हुई बोली। वह अब भी उसकी हैरत और चिंता पर मुस्कुरा रही थी। तब की बात और थी मनी, तुम्हारे हस्बैंड जानेंगे तो क्या कहेंगे? अमर ने उसके सामने बैठते हुए कहा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, उसने गंभीरता से कहा। गलती? तुमसे मिलने आकर मैंने गलती की? मनीषा को जैसे किसी ने पहाड़ से नीचे गिरा दिया। मेरा मतलब यह नहीं था मनी, लेकिन अब पहले वाली स्थिति तो नहीं रह गई ना। तुम्हारे पति क्या सोचेंगे? अमर ने उसे समझाने वाले भाव से कहा। और मैंने सोचा था कि मुझे देखकर तुम खुशी से भर उठोगे, लेकिन तुम तो इस बात के लिए चिंतित हो गए कि मेरे पति को मालूम हो गया तो क्या होगा। मनीषा का दुख उसकी आंखों में झलक आया। अमर को अपनी गलती समझ में आई। उसने मनीषा का हाथ पकड़ लिया। मुझे गलत मत समझो मनी, उसने माफ़ी मांगने वाले अंदाज में कहा। तुमसे मिलकर मुझे कभी खुशी नहीं भी हो सकती, यह तुमने सोचा भी कैसे? मैं सिर्फ इसलिए परेशान हो उठा कि राकेश जी कहीं इसका बुरा ना मान जाएं और तुम्हारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मुसीबत क्या होगी? हद से हद मुझे छोड़ देंगे, यही ना? तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मनीषा ने सहजता से कहा। मनीषा? अमर अवाक रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मनीषा ने उसकी बात काट दी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। यह नौकरी मैंने उनकी इजाज़त से दोबारा शुरू की है और उनकी जानकारी में ही तुमसे मिलने आई हूँ। मनीषा ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया और कुर्सी की पुस्त से टिक गई। मनीषा? अमर की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। इतनी बड़ी बात राकेश जी ने मान ली? कैसे मान ली? क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अरे तो इसका अंत क्या होगा? यही कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। क्या सच में? सच में ऐसा हो सकता है मनी, अमर भावुक होकर बोला। क्या हम लोग सच में साथ हो सकेंगे? विश्वास नहीं होता मेरी किस्मत फिर से बदल सकती है। अमर की आंखों में हजारों सपने जगमगा उठे, लेकिन मनीषा के अंदर जैसे कुछ टूट गया था। जिस उमंग, जिस उत्साह से वह अमर से मिलने आई थी, वह सारा कुछ जाने कैसे धुआं धुआं का सा हो गया था। पूरे उत्साह से भविष्य की योजनाएं बना रहा था, लेकिन मनीषा जैसे वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। कुछ था जो छूटता सा लग रहा था। अपनी कुर्सी पर लौटकर वह अनमयस्क सी काम निपटाती रही। मनीषा जब लौटी तो राकेश आ चुका था। कैसा रहा आज का दिन? उसने मुस्कुराकर पूछा। अच्छा, मनीषा ने भी मुस्कुराकर कहा। अमर जी से मिली? इस प्रश्न पर मनीषा झेप गई। उसने धीरे से सिर हिला दिया। बधाई हो, राकेश हंसकर बोला। मनीषा लजा गई। आप नहीं मिले कैथी जी से? उसने अपने को संभाल कर पूछा। मिला था। कैसी हैं? ठीक हैं? उसकी सगाई होने वाली है, राकेश ने एक पल रुककर आगे कहा। क्या इतनी जल्दी? मनीषा के मुंह से निकला। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, राकेश ने धीरे से कहा। मेरी शादी तय हो जाने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना लेना ही उचित समझा था, लेकिन जाहिर था कि वह बहुत डिस्प्रेस थी। इस बीच हम दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, उसने उसे बहुत संभाला। राकेश रुक गया।
बहुत संभालने पर भी उसके चेहरे पर पीड़ा की एक तेज लहर सी गुजर गई। अब उसी से उसकी शादी हो रही है। वह क्रिश्चियन है और उसके मम्मी पापा को शुरू से ही पसंद था। राकेश ने दूसरी ओर देखते हुए कहा। मनीषा अवाक से उसे देखती रह गई। यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। राकेश के मन में अभी क्या घुमड़ रहा होगा वह अच्छी तरह समझ रही थी। आपने उन्हें कुछ बताया नहीं? उसने धीरे से पूछा। नहीं। क्यों? पीटर भी उसके साथ था ना, और दोनों बहुत खुश थे। मेरी समझ से आपको उन्हें बता देना चाहिए था। बाद में मालूम होने पर शायद उन्हें दुख हो। पीटर उसे पसंद करता है, यह बात मुझे शुरू से पता थी, लेकिन मेरी दोस्ती के कारण उसने कभी कुछ कहा नहीं। तो अब कुछ भी कहना स्वार्थी होना होता। राकेश ने उसी तरह दूसरी ओर देखते हुए कहा। शायद वह मनीषा से अपनी हताशा छुपा रहा था। मनीषा ने भी उसे कुछ देर अकेला छोड़ देना उचित समझा। वह चाय लेने की बात कहकर वहाँ से हट गई। उस शाम मनीषा सारे समय राकेश से छोटी छोटी बातें करती रही। वह अपने को अकेला महसूस नहीं करे, इसका पूरा ख्याल था उसे। राकेश भी शायद इसे समझ रहा था और उसकी इस चेष्टा का सम्मान करता हुआ उसकी बातों में साथ देता रहा। लेकिन रात को सोते समय मनीषा को अमर का आज का व्यवहार याद आ गया। वह मुझे देखकर खुश होने की जगह चिंतित हो उठा था। क्यों? मनीषा के अंदर एक डर समाने लगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह मेरे लिए चिंतित था। उसे थोड़ी ही पता था कि मैंने राकेश जी को सब बता दिया है। उसने अपने आप को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन कुछ था जो उसे आश्वस्त होने नहीं दे रहा था। मनीषा की ज़िंदगी गुजरने लगी। उसके लिए इसके सिवा कि वह अब अपने घर की जगह ससुराल में रहने लगी थी, कुछ और नहीं बदला था। लेकिन ऐसा नहीं था। मनीषा और अमर की मित्रता के बारे में उसके दफ्तर के लोग को पहले से पता था। पहले दोनों को एक साथ देखकर लोग सिर्फ मुस्कुराकर रह जाते थे, लेकिन अब वही मुस्कान व्यंग भरी होने लगी थी। बात फिर कानाफूसी से बढ़ गई और लोग सामने भी घुमा फिराकर बोलने लगे। मनीषा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था वह एक दिन इन लोगों का मुंह बंद कर देगी, लेकिन अमर को पता नहीं क्यों थोड़ा असहज महसूस होने लगा था। मनीषा इस बात को समझ रही थी और थोड़ा चकित भी हो रही थी कि शादीशुदा होने के कारण असहज तो उसे लगना चाहिए, अमर को नहीं। लेकिन फिर भी वह इसे लोगों की घूरती नज़र का असर मानकर इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। इस बीच एक बात हो गई। राकेश की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। मनीषा ने दफ्तर से 2 दिन की छुट्टी ले ली और अमर को फ़ोन पर अपने 2 दिन नहीं आ सकने के विषय में बता दिया था, लेकिन वह तीसरे दिन भी नहीं आ सकी। चौथे दिन जब वह उससे मिली तो अमर ने पूछा, क्या हुआ? तुम कल भी नहीं आई? राकेश जी ठीक नहीं हुए क्या? ठीक तो हो गए थे, लेकिन कमज़ोरी बहुत थी, इसलिए छोड़कर आना अच्छा नहीं लगा। बेचारे बहुत अकेले हैं, मनीषा ने सहजता से कहा। बहुत सहानुभूति हो रही है उनसे। क्या बात है? अमर ने मुस्कुराकर कहा। अमर? मनीषा सन्न रह गई। बात बहुत छोटी थी, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ जो कुछ झलका, उससे मनीषा का चेहरा फक पड़ गया। अमर ने भी इसे समझा। मैं हंसी कर रहा था, तुम क्या समझ बैठी? उसने हंसते हुए ही कहा। लेकिन मनीषा फिर सहज नहीं हो सकी। एक तो पहले दिन की ही बात उसे नहीं भूली थी, उस पर आज यह। मनीषा और अमर के बीच कब एक दरार पड़ गई उन्हें पता भी नहीं चला। सब कुछ एक रूटीन में बदल गया। मनीषा के नए बॉस आए थे, मोहन भटनागर। दफ्तर के लोगों ने पता नहीं उन्हें क्या बताया, वो मनीषा पर नज़र रखने लगे। जानबूझकर उसे इतना काम देते कि उसे लंच के लिए एकदम कम समय मिलने लगा। लेकिन धीरे धीरे मनीषा की शालीनता और गंभीरता से प्रभावित होकर उसे पसंद करने लगे। मनीषा इसे समझ गई थी और उसने ये बात बातों बातों में अमर को बताई भी थी। अमर ने इसे कोई खास महत्व नहीं दिया था, लेकिन एक दिन इसी बात ने भयानक रूप ले लिया। उस दिन जब मनीषा और अमर कैंटीन में हमेशा की तरह लंच कर रहे थे, तो पीछे की टेबल पर से किसी ने कहा, यह अमर भी पता नहीं किस तरह का आदमी है।
एक शादीशुदा औरत के पीछे पागल है, और वह भी ऐसी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। दूसरे ने कहा। क्या मतलब? पहले ने पूछा। मतलब क्या? एक अमर ही रहे तब ना। और सारी बातें एक कुत्सित हंसी में डूब गईं। ये सारी बातें मनीषा और अमर ने सुनी। कहीं भी इसीलिए गई थी। दोनों का मूड खराब हो गया। अपनी अपनी सोच में गुम दोनों ने खामोशी से लंच करते रहे। पीछे से टेबल पर से दोनों के चले जाने के बाद अमर ने अचानक पूछा, ये तुम्हारे बॉस मोहन भटनागर कैसे लगते हैं तुम्हें? मनीषा का हाथ रुक गया। अभी अभी सुनी हुई बात एकदम से कानों में गूंजने लगी। क्या मतलब? उसने गंभीर स्वर में पूछा। मतलब क्या? बस ऐसे ही पूछ रहा था, अमर ने उसे देखे बिना कहा। अमर, मनीषा का चेहरा और आवाज़ दोनों कठोर हो गए। तुम्हारे ऊपर इन दोनों की बातों का असर हो रहा है क्या? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अमर का स्वर भी रूखा था। तुम्हारे इस प्रश्न का मैं क्या अर्थ समझूं? तुम्हें तो तिल का ताड़ बनाने की आदत पड़ गई है, अमर ने कहा और हाथ पोंछकर खड़ा हो गया। मनीषा सन्न रह गई। इतने बड़े प्रश्न का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं, और उस पर ऐसा व्यवहार। वहाँ से लिफ्ट तक का रास्ता दोनों ने खामोशी से तय किया। घर लौटकर मनीषा बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गई। राकेश जब लौटा तब वह तकिए में मुंह गाड़े पड़ी थी। उसे राकेश के आने का पता नहीं चला। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? राकेश ने पूछा तो मनीषा उठकर बैठ गई। ठीक है, उसने धीरे से कहा। फिर ऐसे क्यों पड़ी थी? राकेश के स्वर में चिंता थी। ऐसे ही, मन नहीं लग रहा है, मनीषा ने सर झुकाए हुए कहा। ऑफिस में कुछ हुआ क्या? नहीं, वहाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही। मनीषा चाह कर भी अपनी आवाज़ के अनमनेपन को छुपा नहीं पाई। अमर जी से भेंट हुई थी? राकेश ने थोड़ा अटकते हुए पूछा। हाँ, हुई थी, मनीषा ने थकी आवाज़ में कहा। राकेश कुछ देर उसका मुंह देखता रहा, फिर बोला, चलिए लॉन में बैठते हैं, बाहर कुछ अच्छी हवा है। और लॉन में बैठकर जिस समय राकेश मनीषा का मन बहलाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा था, मनीषा सोच रही थी, एक दिन मैं इनका मन बहला रही थी, आज ये मेरा बहला रहे हैं। दूसरे दिन मनीषा लंच के लिए नहीं गई क्या? जा ही नहीं सकी, इच्छा ही नहीं हुई। पता नहीं भूख भी लगी या नहीं। हाँ, मन में किसी कोने में अमर के आने या कम से कम एक फ़ोन कॉल की प्रतीक्षा ज़रूर थी। हाँ, अमर आया, ऑफिस छूटने से थोड़ी देर पहले। आई नहीं तुम? उसके स्वर में एक अजीब सा भाव था। प्यार या चिंता तो बिल्कुल नहीं। हाँ, शायद थोड़ा रूखापन और शायद कुछ आरोप जैसा भी। उसके आने की जो खुशी मनीषा ने महसूस की थी, वह एक क्षण में हवा हो गई, पीछे एक गहरी उदासी छोड़कर। तुम भी तो नहीं आए? मनीषा की आवाज़ भी रूखी थी। आया तो हूँ मैं, जैसे अभी आए वैसे उसी समय आ जाते। मनीषा, मैं देख रहा हूँ कि हमारे रिश्ते में एक ठंडापन आ गया है। कौन लाया ये ठंडापन? मनीषा की आवाज़ सचमुच ठंडी हो गई। चाहे जिसने भी, मगर ऐसे कैसे चलेगा? मतलब? मनीषा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मतलब? अमर ने बात पूरी नहीं की। तुम रुक क्यों गए? मनीषा, ऐसी स्थिति से गुजरकर अगर हम लोगों ने शादी कर भी ली तो एक दूसरे को कितना सुख दे सकेंगे? अमर, मनीषा के मुंह से एक दबी हुई चीख सी निकल गई। वह आबाक फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। मुझे गलत मत समझो मनी, मैं अब समझने के लिए क्या बचा है? मनीषा की आवाज़ कांप रही थी। तुम जो कुछ कहना चाहते थे वो तुम कह चुके। उसका गला रुंध गया। मनीषा प्लीज़, मेरी बात को ऐसे मत लो, मैंने महज एक आशंका व्यक्त की थी, अमर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। नहीं अमर, जो बात तुम्हारे दिमाग में अभी आई है, कुछ दिन के बाद वह मिट जाएगी क्या? नहीं, वह और बड़ी होती जाएगी। काश मैंने यह सब कुछ पहले क्यों नहीं। मनीषा की आवाज़ टूट गई। कलेजे में उमड़ती हूक को दबाने के लिए उसने होंठ दांतों में दबा लिए। ऐसा कुछ नहीं है मनीषा, ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि जो समझौता तुम्हारे और राकेश के बीच में है
वही समझौता हमारे बीच भी ना आ जाए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए तो मैं। अमर शायद मनीषा को अपना पक्ष समझाना चाह रहा था, लेकिन मनीषा ने उसकी बात काट दी। एहसान कर रहे हो मुझ पर? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, मनीषा तड़प कर बोली। मनीषा, गुस्से या भावुकता में आकर मत सोचो। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिसका फैसला 1 मिनट में कर लिया जाए। एक बार सोच लो अच्छी तरह। सोच लिया। तुम अपना समय अब और मत बर्बाद करो। मनीषा का स्वर आवेश से कांप रहा था। और एक पल उसका मुंह देखता रहा, फिर एक सांस खींच कर उठ गया। मनीषा को लगा वह फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन उसे पता था आसपास के कुलीग उसे देख रहे हैं और वह उन्हें अपने लिए और फुसफुसाहट के अवसर नहीं देना चाहती थी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने को फूट पड़ने से रोका और अपना सामान समेटने लगी। रास्ते भर मनीषा के दिमाग में सारी बातें गूंजती रहीं। वह स्कूटी कैसे चला रही थी यह उसे खुद पता नहीं था। रास्ता खत्म हुआ और घर आ गया। मनीषा जैसे नींद में चलती हुई अपने कमरे में पहुंची और तब उसे ख्याल आया उसने कितने अपमान से राकेश से अपनी अलग ज़िंदगी की बात कही थी। अमर ने उससे उसका अपमान छीन लिया। मनीषा बिस्तर पर ढह गई। राकेश जब लौटा, मनीषा बुखार में तप रही थी। वह घबरा गया। इधर बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत सोचने लगी हैं। पड़ गई ना बीमार? देखिए तो कितना तेज बुखार है, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मनीषा से कुछ नहीं बोला गया, बस वह चुपचाप उसे देखती रही। राकेश कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी सूजी हुई लाल आंखें, उतरा हुआ चेहरा बिना बोले भी बहुत कुछ कह रहे थे। वह आहिस्ता से उसके पास बैठ गया। क्या बात है मनीषा? उसने उसके माथे पर हाथ रखते हुए स्नेह से कहा। मनीषा के भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। वह फपक पड़ी। कह दीजिए मुझसे, मैं सब कुछ समझूंगा, उसने उसका सर सहलाते हुए कहा। क्या कहूँ, अब कुछ नहीं है कहने के लिए। मनीषा से आगे नहीं बोला गया। राकेश ने भी कुछ नहीं पूछा। वह चुपचाप उसके बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करता रहा। तक चुप्पी छाई रही। सिर्फ मनीषा की रुंधी हुई सिसकियां सुनाई देती रहीं। उसकी रुलाई का बेग कम होने पर राकेश ने उसे धीरे से सीधा कर अपनी हथेलियों से उसका चेहरा पोंछ दिया। मनीषा चुपचाप उसे देखती रही। एक बात कहूँ, उसने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। क्या? मनीषा ने फंसे कंठ से पूछा। हम लोग इतने दिनों से साथ हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे हैं, एक दूसरे का आदर भी करते हैं, ख्याल भी रखते हैं। क्या इस आदर, इस ख्याल को प्यार में नहीं बदला जा सकता है? मनीषा कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। मनीषा, समाज के दिए इस रिश्ते को क्या हम दोनों दिल से नहीं स्वीकार कर सकते? राकेश ने उसके मुंह पर आए बालों को पीछे हटाते हुए कहा। इस बार भी मनीषा के मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी। बस उसने माथे पर आए राकेश के हाथ को खींचकर जोर जोर से धड़कते हुए दिल पर दबा लिया और आंखें बंद कर लीं।